मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ आरल सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा, MCOM फाइनल EAFM, पेपर नंबर 206, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, विकास का अर्थशास्त्र में प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं प्रोफेसर रोस्टोव की आर्थिक वृद्धि की अवस्थाओं के बारे में प्रकाश आपको डालूंगा। प्रोफेसर रोस्टोव स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में आपको मैं बताऊंगा। प्रोफेसर रोस्टोव आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को 5 अवस्थाओं में विभक्त करता है। फर्स्ट, परंपरागत समाज, ट्रेडिशनल सोसाइटी, उत्कर्ष की पूर्व स्थितियों की अवस्था। थर्ड, उत्कर्ष की अवस्था। फोर्थ, परिपक्वता की ओर अग्रसर की अवस्था। पांचवा, अत्यधिक उपभोग की अवस्था। सर्वप्रथम हम परंपरागत समाज, ट्रेडिशनल सोसाइटी को लेते हैं। परंपरागत समाज पे प्रकाश डालते हैं। प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार परंपरागत समाज वह अवस्था है जिसके ढांचे का विकास न्यूटन पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर आधारित सीमित उत्पादन फलनों के ही भीतर होता है और जिसमें भौतिक जगत के प्रति न्यूटन पूर्व मनोवृत्तियां रहती हैं। इसका ये अभिप्राय नहीं है कि ऐसे समाजों में आर्थिक परिवर्तन नहीं होता या वास्तव में आर्थिक भूमि को कासत में लाया जा सकता है और ब्याज के ढांचे तथा मात्रा का विस्तार किया जा सकता था। निर्मित वस्तुओं का विकास हो सकता है था और जनसंख्या तथा आय में वृद्धि के साथ साथ कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सकती थी। परंतु इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के नियमित तथा व्यवस्थित प्रयोग को कमी के कारण प्रति व्यक्ति प्राप्त उत्पादन के स्तर की एक सीमा रहती है। इस अवस्था में आविष्कार से तथा नव प्रवर्तनों की भी कमी नहीं थी, पर साधनों तथा भौतिक जगत में प्रति न्यूटन के बाद के काल की दृष्टि का अभाव था। ऐसे समाजों का सामाजिक ढांचा उत्तराधिकारी होता था जिसमें परिवार तथा जाति संबंध प्रमुख भूमिका निभाते थे। राजनीतिक शक्ति सैनिक तथा सिविल कर्मचारी अनुचर वर्ग द्वारा समर्थित भूमिगत रईसों के हाथों में प्रदेशों में केंद्रित होती थी। 75% से अधिक कार्यकारी जनसंख्या कृषि में लगी हुई थी। स्वामित्व स्वरूप से कृषि ही राज्य तथा नवाबों की आय का प्रमुख स्रोत था, क्योंकि मंदिरों तथा अन्य स्मारकों के निर्माण, खर्चीले अंतिम संस्कारों, शादियों तथा मुद्रा युद्ध का अनुभव करने पर अपव्यय किया जाता था। तो ये था आपका परंपरागत समाज की स्थिति। दूसरा है उत्कर्ष की पूर्व की स्थितियां। दूसरी अवस्था संक्रमण काल है जिसमें सतत वृद्धि की पूर्व स्थितियों का निर्माण होता है। सतत वृद्धि के लिए पूर्व स्थितियां बर्तानिया तथा पश्चिमी यूरोप में 15वीं शताब्दी के अंत तथा 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में धीरे धीरे उत्पन्न हुई थी। जब मध्य युग का अंत हुआ तथा आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ तो उत्कृष्ट के लिए पूर्व स्थितियों को प्रोत्साहन अथवा प्रारंभ 4 शक्तियों ने किया था: नव जागरण, नव राजतंत्र, नव जगत, नव धर्म विधर्म अथवा ईसाई आंदोलन। इन शक्तियों ने विश्वास तथा प्राधिकरण के स्थान पर तर्क संदेहवाद को जन्म दिया, सामंतवाद का अंत किया, राष्ट्रों के उदय को बढ़ाया,
दिया, साहसिकता की भावना को पैदा किया, जिसमें नई खोले तथा नए आविष्कारों हुए और परिणामतः वाणिज्यिक नगरों में पूंजीवादी वर्ग का उत्थान हुआ। इस प्रकार से ये शक्तियां सामाजिक वृत्तियां, प्रत्याशाओं, ढांचे तथा मूल्यों में परिवर्तन लाने में सहायक हुई। सामान्य रूप में पूर्व स्थितियां अंतर्जात नहीं होनी, बल्कि किसी बाहरी आक्रमण से उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए नेपोलियन बोनापार्ट के आधिपत्य के साथ यूरोप में बर्तानिया को छोड़कर पूर्व स्थितियां समाप्त हो गई, जिसकी विजयी सेनाओं के नए विचारों तथा वृत्तियों का प्रसार किया, जिन्होंने रूढ़िगत समाजों के ढांचों में परिवर्तन किए और जर्मनी तथा इटली के एकीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त किया। जो भी ये रूढ़िगत समाज में उत्कर्ष के लिए पूर्व स्थितियां की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। प्रोफेसर रोस्टो के अनुसार सतत औद्योगिकरण के लिए पूर्व स्थितियां सामान्य रूप से 3 गैर औद्योगिक क्षेत्रों में आमूल परिवर्तनों की अपेक्षा रखती आई है। नेक्स्ट है उत्कर्ष की स्थिति। प्रोफेसर रोस्टो के अनुसार एक समाज के जीवन में उत्कर्ष एक बड़ा जलाशय है। जब वृद्धि अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती है तो आधुनिकीकरण की शक्तियां स्वभावों तथा संस्थाओं के विरुद्ध संघर्ष करने लगती थी। परंपरागत समाज के मूल्य तथा रुचियां अड़चनों को पार करती हुई निर्णयात्मक ढंग से आगे बढ़ जाती हैं और समाज के ढांचे में चक्रवृद्धि ब्याज निर्मित हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज शब्दावली से प्रोफेसर रोस्टो का अभिप्राय यह है कि आर्थिक वृद्धि सामान्य रूप से ज्यामितीय गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ती है। जैसा कि मूलधन के साथ ब्याज को मिलते रहने दिया जाए तो बचत खाता बढ़ता है। एक और स्थान पर प्रोफेसर रोस्टो द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार उत्कृष्ट औद्योगिक क्रांति है जो उत्पादन के साधनों पर आमूल परिवर्तन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी रहती है, जिनका समय की अपेक्षाकृत छोटी अवधि में अपना निर्णयात्मक परिणाम होता है। उत्कर्ष की समय पर अवधि होती है, छोटी मानी जाती है, लगभग 2 दशावधियों तक रहती है। प्रोफेसर रोस्टो ने उन देशों के लिए उत्कर्ष की निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की हैं। पहला, उत्पादक निवेश दर के राष्ट्रीय आय या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के 5% या उससे कम को बढ़ाकर 10% से अधिक करना। सेकंड, वृद्धि की ऊंची दर वाले एक या अधिक महत्वपूर्ण निर्माणकारी क्षेत्रों का विकास। थर्ड, ऐसे राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्थानिक ढांचे को पाया जाना अथवा शीघ्र उदय हो जो आधुनिक क्षेत्र में विस्तार की प्रकृति को काम में लाए और वृद्धि को बहिर्गामी प्रकृति प्रदान करें। नेक्स्ट है परिपक्वता की ओर अग्रसर अवस्था। प्रोफेसर रोस्टो की परिभाषा के अनुसार परिपक्वता की ओर अग्रसर अवस्था वह अवधि है जब कोई समाज अपने अधिकतम साधनों पर तत्कालीन आधुनिक प्रौद्योगिकी के रेंज का प्रभावपूर्ण व्यवहार करती है या दीर्घ सतत आर्थिक वृद्धि की अवधि होती है जो 4 दशावधियों से भी अधिक समय तक रहती है। पुरानी उत्पादन तकनीकों का अधिक से आसपास होती हैं और अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित झंझट को सहन कर सकती हैं। जब कोई देश प्रौद्योगिकी परिपक्वता की अवस्था में होता है तो 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। पहला, कार्यकारी शक्ति की प्रकृति में परिवर्तन होता है। सेकंड, उद्यमिता की प्रकृति में परिवर्तन होता है। थर्ड है, नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं। लास्ट है अत्यधिक उपभोग का युग। उपनगरों में स्थानांतरण तथा मोटर गाड़ियों, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं और घरेलू मशीन पुर्जों का अधिक प्रयोग अत्यधिक उपभोग के युग की विशिष्टता प्रदान करते हैं। इस अवस्था में समाज का ध्यान पूर्ति की अपेक्षा मांग पर, उत्पादन की समस्याओं की अपेक्षा उपभोग पर और विस्तृत अर्थ में कल्याण की संस्थाओं पर अत्यधिक बढ़ जाता है। पर 3 शक्तियां विवेचनीय हैं जो इस परिपक्वता के पश्चात अवस्था में कल्याण की वृद्धि करती हैं। प्रथम, राष्ट्रीय सीमाओं के परे तक शक्ति का प्रभाव बढ़ने के लिए राष्ट्रीय नीति का अनुसरण करना। दूसरा,
आरोही कराधान और कार्यकारी शक्ति के लिए बढ़ रही सामाजिक सुरक्षा तथा अवकाश के माध्यम से राष्ट्रीय आय के अपेक्षाकृत अधिक उचित वितरण के द्वारा कल्याणकारी राज्य लाना। तृतीय, नए व्यापार के केंद्र तथा प्रमुख क्षेत्रों जैसे सस्ती मोटर गाड़ियों, मकान तथा बिजली से चलने वाले अनेक यंत्रों आदि का निर्माण करने का निर्णय। टिकाऊ वस्तुओं के अधिक उपयोग, निरंतर पूर्ण रोजगार और सुरक्षा के बढ़ते ज्ञान की प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप ऐसे समाजों में जनसंख्या वृद्धि की दर और अधिक हो गई है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे पहले 1920 के वर्षों में, उसके बाद में बर्तानिया 1930 के वर्षों में, जापान और पश्चिमी यूरोप 1950 के वर्षों में और रूस स्टालिन की मृत्यु के बाद अधिक उपभोग की अवस्था में पहुंचे थे। अतः प्रोफेसर रोस्टो की आर्थिक वृद्धि की ये अवस्थाएं हैं जिन पे पूर्ण रूप से प्रकाश डाला गया है, विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है और अच्छी तरह से इस पे विवेचन किया गया है। धन्यवाद।